हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि इलेक्ट्रिकल और एसी के लिए महत्वपूर्ण हैं उसे देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन लगभग सभी को जानना चाहिए क्योंकि ये सारे जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन का पार्ट 1 और 2 पहले बनाया जा चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर देखें। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हों तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कि इंडिया में 50 हर्ट्ज़ एसी सप्लाई ही क्यों लिया गया। 50 हर्ट्ज़ के अलावा 60 हर्ट्ज़, 80 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब से सबसे पहले जो टेस्ला जी ने एसी का आविष्कार किया था तो उस समय अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ यूज किया गया था, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लेंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी लॉस ज़्यादा होगा। अगर कम लेंगे तो बल्ब का फ्लिकरिंग होता है वो हमें दिखेगा और वो क्या है कि आई को इम्पैक्ट कर सकता है। जो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे तो 18th सेंचुरी में बल्ब सिर्फ डीसी यूज किया जाता था 110 वोल्ट। उसके बाद एसी आया तो एसी में अगर 20 हर्ट्ज़ रखते हैं तो फ्लिकरिंग ज़्यादा होगा तो उससे प्रॉब्लम होगा, तो 60 हर्ट्ज़ उन्होंने रखा। लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 50 हर्ट्ज़ कुछ अलग ही कंडीशन रखा कि 50 हर्ट्ज़ होगा, कुछ वोल्टेज बढ़ाया गया। और हम लोग 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थे, तो उस समय जितने भी इंडिया में मटेरियल या जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी मशीन्स इंपोर्ट किया जाता था जनरली ब्रिटिश होता था, ब्रिटेन से आता था। तो वहाँ का जितना भी नोमेनक्लेचर था या जितने भी रेटिंग वगैरह का मशीन्स बनता था वो इंडिया में आया था। तो उस समय के बाद 50 हर्ट्ज़ लाया गया इंडिया में। और उस समय देख सकते हैं कि यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ जो कि ब्लू कलर से मैक्सिमम एरिया जो कि वर्ल्ड का है 50 हर्ट्ज़ यूज करता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारे कंट्री पे राज करता था तो सारे जगह पे 50 हर्ट्ज़ यूज किया गया। अमेरिका में 60 हर्ट्ज़ होता है तो वहाँ पे अभी तक बहुत सारे मतलब जो इक्विपमेंट होता है 60 हर्ट्ज़ का बनाया गया है, उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए वहाँ पे 60 हर्ट्ज़ चलता है और हम लोग के पास 50 हर्ट्ज़ चलता है। और इवन जो मशीन होता है, जनरेटर, मोटर, ये सब 50 हर्ट्ज़ पे 50 to 60 हर्ट्ज़ पे इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये भी एक रीज़न था कि 60 हर्ट्ज़ रखा गया और 50 हर्ट्ज़ रखा गया। तो इसी तरह से हम लोग 50 हर्ट्ज़ का रेगुलर यूज करते आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ये दिखने में आसान लग रहा है कि एसी डीसी में डिफरेंस तो सबको पता होता है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए एसी में क्या होता है कि कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर वो फुलफ़िल कर रहा है तो वो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो पहला कंडीशन होता है कि ये पीरियोडिक सिग्नल होना चाहिए या वेव होना चाहिए जो कि पीरियोडिकली कंटिन्यूअस हो। दूसरी चीज़ की जो पॉजिटिव साइकिल है और नेगेटिव साइकिल है उसका एवरेज 0 होना चाहिए। तो इस तरह से अगर ये फुलफ़िल करता है तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। डीसी में है कि अगर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का हो, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो उसे हम डायरेक्ट करंट कहेंगे। रिपल फैक्टर, रिपल थोड़ा हो सकता है, मतलब कि फ्लक्चुएटिंग थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर 3% से ज़्यादा हो या 5% से ज़्यादा हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और एक चीज़ होता है एसी में कि जो एवरेज वैल्यू होता है पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल का एरिया दोनों सेम होना चाहिए, एवरेज वैल्यू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे फिगर में कि पल्सेटिंग करंट या वोल्टेज भी हो सकता है, जो कि ना तो एसी है ना तो डीसी है। डायरेक्ट करंट बिल्कुल स्मूथ होता है, वेरिएबल इसका एम्पलीट्यूड हमेशा चेंज करते रहता है, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो रेगुलर चेंज करता रहता है। अल्टरनेटिंग करंट में ऑलरेडी डिस्कस किया हो कि इसका जो है साइकिल कंटिन्यूअस होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए, एवरेज वैल्यू 0 होना चाहिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि इज स्क्वायर और ट्रायंगुलर वेव इज एसी और डीसी।
तो देखिए यहाँ पे डीसी के लिए हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि रिपल फैक्टर 3% 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप स्क्वायर वेव लें या ट्रायंगुलर वेव लें तो इसका ऑलरेडी रिपल फैक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसे हम डीसी में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो एसी के लिए क्या होगा कि अगर एक स्क्वायर वेव उसका एवरेज वैल्यू 0 आ रहा है, कंटिन्यूअस है, पीरियोडिक है, अगर फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज 60 साइकिल है, वो इक्वली सारे साइकिल इक्वल है, एक जैसा है, तो ये एसी है। अगर मान लिया ये क्या है कि इसका एवरेज वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो ये एसी नहीं है। सेम चीज़ एप्लीकेबल होता है ट्रायंगुलर वेव के लिए। तो हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये एसी होगा या डीसी होगा, उसका वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू 0 आ रहा है क्या? अगर आ रहा है और पीरियोडिक है, कंटिन्यूअस है, तो एसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो हम लोग इंडक्शन कुकटॉप यूज करते हैं घर में, आजकल लगभग हर लोग इंडक्शन कुकटॉप या इंडक्शन मशीन तो देखे होंगे जो कि घर में यूज होता है। आप इस फोटो में भी देख सकते हैं अगर नहीं देखे हो तो ये काम कैसे करता है। तो आप लोग ऊपर से देखते होंगे, कभी कभी जब चलाते होंगे तो आवाज़ सुनाई देता होगा, अंदर एक फ़ैन भी लगा रहता है, अंदर एक कॉइल होता है। जो कॉइल का आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैग्नेटिक कॉइल है। ये क्या होता है, जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट आता है तो ये क्या है, फ्लक्स जनरेट करता है, जो कि अल्टरनेटिंग होता है, मतलब कंटिन्यूअस इक्वल एम्पलीट्यूड का नहीं होता है। वो क्या है, फ्लक्स एम्पलीट्यूड बढ़ता घटता रहता है, अल्टरनेटिंग होता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही हम कोई बर्तन रखते हैं उस पर, वो बर्तन भी एक स्पेसिफिक टाइप का होना चाहिए, हर बर्तन पे काम नहीं करेगा। क्योंकि आप कभी कभी शॉपिंग के लिए जाते होंगे तो दुकानदार पूछते हैं कि आपको इंडक्शन पे चलाना है या नॉर्मल गैस पे यूज करना है। तो वहाँ पे अगर इंडक्शन पे चलाने के लिए बोले तो वो अलग टाइप का बर्तन देते हैं, तो उस पर काम करना चाहिए। वो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन हो उस पर, तो वो काम करेगा, अट्रैक्ट होना चाहिए मैग्नेट के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है जैसे ही फ्लक्स कट करता है। अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ, अगर फ्लक्स चेंज होता हो कोई कंडक्टर में तो उसमें ईएमएफ जनरेट होता है। अगर वो ईएमएफ जनरेट कर रहा है तो वहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट जनरेट करता है, जो कि ईडी करंट बोलते हैं। और ईडी करंट से क्या होता है, जैसे ही रेजिस्टेंस मिला तो उसमें हीट लॉस होता है। हीट लॉस होने के कारण वार्म होता है। वार्म होने से क्या होता है, हम लोग उसको यूज करते हैं। जैसे अगर पानी गर्म करना हो तो हीट मिलता है उसे, तो पानी गर्म होता है। तो इस तरह से यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर हम इंडक्शन को टच करें तो करंट लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसका आंसर है नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये फ्लक्स से पास करता है। फ्लक्स, आप इंडक्शन को टच कर रहे हैं तो आप अंदर टच नहीं कर रहे हैं, ऊपर बॉडी पे टच कर रहे हैं, तो फ्लक्स से कुछ नहीं करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर बर्तन टच करते हैं तो हमको वार्म फील होगा, लेकिन करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ईएमएफ उसके अंदर जितना करंट फ्लो कर रहा है, हम लोग का बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि कोई करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसका ईएमएफ भी हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो इस तरह से तो कंडीशन बर्तन का भी होना चाहिए कि उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो, आयरन हो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही अगर आप एल्युमिनियम ले लें या फिर कॉपर ले लें तो ये सब काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। उसमें ईएमएफ तो जनरेट होगा, लेकिन वो क्या है, हीट जनरेट नहीं हो सकता। बहुत कम ईएमएफ भी जनरेट होगा और हीट भी बहुत कम जनरेट होगा। तो इसलिए हम लोग आयरन का जनरली यूज करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चौथा क्वेश्चन, इस पार्ट का चौथा क्वेश्चन है, लेकिन ओवरऑल हम लोग 14th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 और 2 में 5-5 क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन में 4th है, तो टोटल 14th हो गया। हम लोग देखते हैं थंडर क्या होता है। जैसे बरसात में हम लोग बहुत सुनते हैं या लाइटिंग देखते हैं, तो ये होता क्या है। देखिए, जब भी कोई दो बॉडी मूवमेंट करता है, दोनों के बीच घर्षण होता है। घर्षण होता है तो दोनों में चार्ज, अगर मान लिया न्यूट्रल था, अगर जैसे ही मूवमेंट हो रहा है, दोनों को टच कर रहा है एक दूसरे को, तो क्या होता है, चार्ज इम्बैलेंस होता है। कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से उसमें चला जाएगा, उसमें पॉजिटिव से इसमें आ सकता है, मतलब इम्बैलेंस किसी भी तरीके से हो सकता है।
अगर चार्ज इम्बैलेंस हो रहा है तो स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया, जो न्यूट्रल था अब क्या होगा, पॉजिटिव ज़्यादा होगा या नेगेटिव ज़्यादा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही कुछ बॉडी से अदर बॉडी से टच होगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे स्टैटिक चार्ज, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी सुने होंगे कि कॉम का यूज करने के बाद हेयर में अगर पेपर पे टच करते हैं तो वो अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि स्टैटिक चार्ज जनरेट हो जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा कॉम में या तो नेगेटिव हो जाएगा। और वो क्या होता है, जैसे पॉजिटिव अगर एक्स्ट्रा हो गया तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो उसका जो पावर होता है पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन वो ज़्यादा होता है, इसलिए अट्रैक्ट कर जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे ये छोटे लेवल पे होता है, लेकिन जो ये बादल में होता है, ऊपर क्लाउड्स में होता है, वो काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। जैसे बादल जो कैसे बनता है, वाटर वेपर ऊपर जाता है और वो आइस फॉर्म में हो जाता है। वो क्या है, आइस बहुत बड़ा बड़ा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि 1 केजी या 1.5 केजी का नहीं, बहुत बड़ा होता है। तो वो क्या है, एक दूसरे से मूवमेंट में टकराता है या फिर दोनों के बीच घर्षण होता है, दोनों का कोलिजन होता है। तो उसके बाद क्या होता है, चार्ज इम्बैलेंस होता है। चार्ज इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, अलग अलग चार्ज। और एक चीज़ और पूछा जाता है, क्या ये थंडरिंग सिर्फ अर्थ पे होता है? तो नहीं, ये बादल और बादल के बीच भी हो सकता है। अगर किसी में पॉजिटिव चार्ज है किसी में नेगेटिव है, इतना दोनों में फोर्स होता है कि दोनों एक वेव जनरेट करता है जो कि लाइट वेव है, लाइट। और वहाँ आप लोग कभी कभी देखते होंगे ऊपर लाइटिंग हो रहा है और आवाज़ सुनाई देता है, तो वहाँ पे भी लाइटिंग होता है। वैसे ही अगर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, जनरली जो लोअर सरफेस है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, और अर्थ का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करता है तो उस समय क्या होता है कि जब नीचे आता है वो चार्ज, क्या इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि वो नीचे आता है और इतने स्पीड से आता है कि हमें लगता है कि लगभग 1 सेकंड में वो आ गया। और आपको पता ही है कि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो ये जब आता है तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और इसका टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। तो अब क्या है, जब आता है एयर के थ्रू आता है तो वो जो एयर पार्टिकल्स, एयर गैसेस है, उसको आयनाइज करता है। आयनाइज करने का मतलब एक्सपेंड करता है, उसको आयंस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या होता है कि साउंड आता है और फिर क्या है, लाइटिंग इफेक्ट आता है। तो लाइटिंग हम लोग को दिखता है, साउंड भी सुनाई देता है, और किसी पॉइंट पे जाके गिरता है। तो गिरता कहाँ है, जैसे हम लोग बचपन में बोला जाता था कि अगर बारिश हो रहा हो तो पेड़ के पास ना जाएं, कहाँ कहीं ऊंचा जगह, मतलब उस तरह का जो आयरन का बना हो उस पे, उसके पास नहीं जाएं, इस तरह से पहाड़ों पे नहीं जाएं। तो वो क्या होता है कि लो रेजिस्टेंस पाथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, चार्ज प्लस लो रेजिस्टेंस पाथ। तो इसीलिए लाइटिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है कि जो बड़ा अगर बिल्डिंग है या कुछ है इंडस्ट्री, तो वो क्या लाइटिंग अरेस्टर की तरफ अट्रैक्ट होगा और वो एरिया को प्रोटेक्ट करेगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है कि लाइटिंग जो होता है, लाइटनिंग जो, वो एसी है या डीसी है। देखिए एसी के लिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक साइनोसॉइडल वेव की तरह होना चाहिए, जिसका पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल का एवरेज 0 होना चाहिए। साइनोसॉइडल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली साइनोसॉइडल होता है। जैसे स्क्वायर वेव है लेकिन उसका एवरेज 0 होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। तो इस तरह से ये कंडीशन बिल्कुल फिलफिल नहीं करता, इसलिए एसी नहीं है। डीसी, तो डीसी के लिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये क्या है, इम्पल्स है, करंट का इम्पल्स है, वोल्टेज का इम्पल्स है, और जिसके कारण बहुत ही हाई टेम्परेचर है। जैसे ही लाइटनिंग अरेस्टर पे गिरता है, ये क्या करता है, करंट बिल्कुल अर्थ के अंदर चला जाता है, या वोल्टेज उसमें डिसिपेट होता है। तो इस तरह से इसका यूज होता है। आप इसको स्टोर भी नहीं कर सकते, तो इसे ना तो एसी बोलेंगे ना तो डीसी बोलेंगे। यह एक इम्पल्सिव करंट है या वोल्टेज है। डीसी के लिए फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है क्योंकि ये हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन ये क्या है कि रेगुलर, मतलब 1 सेकंड में बहुत बार ये आता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही बार आता है, 1 सेकंड के अंदर 2-3 बार हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि इतना फास्ट आता है कि हम लोग को दिखता नहीं है। एक क्वेश्चन लाइटनिंग से ये भी पूछा जाता है कि
लाइट पहले दिखता है, साउंड बाद में क्यों सुनाई देता है? तो ये हम लोग बचपन से पढ़े हैं कि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है साउंड के कंपेरिजन में। तो अगर लाइट का स्पीड 3 लाख के मीटर पर सेकेंड है तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्पीड से आ रहा है। और साउंड का स्पीड उससे बहुत कम है, इसलिए हम लोग को साउंड बहुत देर से सुनाई पड़ता है और लाइट बहुत पहले दिखाई पड़ता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और जो भी आप अगर पार्ट 1, 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और किसी तरह का भी डाउट है, किसी भी तरह का इंटरव्यू क्वेश्चन है या किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर किसी और चीज़ का क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी या फेसबुक पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।